मध्य प्रदेश ने मुंबई को हराकर रणजी ट्रॉफी पर फाइनली जीत हासिल की है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश ने 41 बार की रणजी विजेता मुंबई की टीम को हराया। मध्य प्रदेश को यह जीत 66 साल में पहली बार हासिल हुई है। रणजी ट्रॉफी का फाइनल बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में हुआ था। मध्य प्रदेश की टीम के कैप्टन आदित्य श्रीवास्तव और कोच चंद्रकांत पंडित थे। आपको बता दें कि रणजी ट्रॉफी भारत की घरेलू फर्स्ट क्लास क्रिकेट चैंपियनशिप है। इसमें भारत के राज्यों की क्षेत्रीय टीम्स हिस्सा लेती हैं। इस ट्रॉफी का नाम इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर रणजीत सिंह जी के नाम पर दिया गया है। वे इंग्लिश क्रिकेट टीम के लिए खेलते थे। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत 1934 में हुई थी। एक और बात जो जानना जरूरी है वो ये कि 1934 से 1956 तक मध्य प्रदेश की टीम होलकर टीम के नाम से खेलती थी। होलकर टीम 4 बार रणजी विजेता रही थी। तब इस टीम में मध्य प्रदेश से सैयद मुश्ताक अली, चंदू सरवटे, एम जगदाले, हीरालाल गायकवाड़ जैसे क्रिकेटर शामिल थे। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य के गठन के बाद मध्य प्रदेश की टीम अस्तित्व में आई थी। अगली खबर देखते हैं। ईरान ने हाल ही में एक सॉलिड फ्यूल्ड रॉकेट लॉन्च किया है। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता फिर से शुरू होने पर सहमति बनने के बीच ये कदम उठाया गया। हालांकि ईरान ने अभी तक ये खुलासा नहीं किया है कि रॉकेट का प्रक्षेपण कब किया गया और कहां से किया गया, लेकिन सरकारी टीवी ने सफल रॉकेट प्रक्षेपण का दावा किया है। गौरतलब है कि इससे पहले ईरान द्वारा किए गए रॉकेट प्रक्षेपण पर अमेरिका ने अपनी आपत्ति जताई थी और इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्पों का उल्लंघन बताया था। ईरान ने दावा किया कि उपग्रह और रॉकेट प्रक्षेपण सैन्य उपकरणों का हिस्सा नहीं है। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता अहमद हुसैनी के मुताबिक उपग्रह कैरियर ईरान के अंतरिक्ष उद्योग को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साल 2018 में अमेरिका को परमाणु डील से अलग कर लिया था। यह परमाणु डील 2015 में ईरान और 6 वैश्विक शक्तियों के बीच हुई थी। उनमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देश और जर्मनी शामिल थे। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। इसका मुख्य मकसद ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना था। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में 27 जून से 1 जुलाई तक संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में सदस्य देशों, गैर सरकारी संगठनों और विश्वविद्यालयों के अलावा उद्यमी भी हिस्सा लेंगे। इसमें ब्लू इकोनॉमी यानी आर्थिक प्रगति के लिए समुद्री संसाधनों का टिकाऊ इस्तेमाल विकसित करने के तौर पर तरीकों पर चर्चा होगी। इस सम्मेलन के जरिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए महासागर विज्ञान के दशक यानी 2021 से लेकर 2030 के लिए महत्वाकांक्षा का स्तर भी निर्धारित किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने महासागर संबंधी 10 लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिन्हें टिकाऊ विकास के 2030 एजेंडा के तहत इस दशक के अंत तक प्राप्त करना है। फोरम में इनोवेशन का भी आयोजन होगा, जिसमें 5 प्रतिभागियों की टीम मिलकर महासागर संबंधी एक समाधान तैयार करेगी। केन्या लिस्बन का सह मेजबान होगा, जहां 65% तटीय आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है और मुख्य रूप से कृषि, खनन और मछली पकड़ने पर निर्भर है। भारत के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। वे इस सम्मेलन में विज्ञान और नवाचार पर आधारित महासागर से संबंधित कार्य योजना पर मेन भाषण देंगे। इस सम्मेलन में 130 से अधिक देश हिस्सा ले रहे हैं। 2017 में पहला ऐसा सम्मेलन आयोजित हुआ था। दुनिया भर में हर साल 27 जून को वर्ल्ड MSME डे मनाया जाता है। इस साल की थीम रेजिलियंस एंड रीबिल्डिंग MSMEs फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रखी गई है। इस दिन को मनाने का मकसद MSME और उससे जुड़े उद्यमियों को मजबूती प्रदान करना है। गौरतलब है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को भारत के सामाजिक आर्थिक विकास की रीढ़ माना जाता है। MSME कृषि के बाद दूसरे सबसे बड़े रोजगार सृजन क्षेत्र के रूप में उभरे हैं। आपको बता दें कि 1 जुलाई 2020 से MSME की नई परिभाषा लागू हुई है। इसके मुताबिक एक सूक्ष्म उद्यम वो है जिसमें संयंत्र, मशीनरी या इक्विपमेंट में 1 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश नहीं होता। साथ ही कारोबार 5 करोड़ रुपए से अधिक का नहीं होता। वहीं एक लघु उद्यम वो है जिसमें संयंत्र, मशीनरी या इक्विपमेंट में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट न हो, साथ ही कारोबार 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का ना हो। एक मध्यम उद्यम वो है जिसमें संयंत्र, मशीनरी या इक्विपमेंट में 50 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश ना हो, साथ ही कारोबार 250 करोड़ रुपए से अधिक का ना हो। नीति आयोग के नए CEO परमेश्वरन अय्यर को नियुक्त किया गया है। वे अमिताभ कांत का स्थान लेंगे, जो कि 30 जून को रिटायर हो रहे हैं। परमेश्वरन अय्यर सरकार की फ्लैगशिप स्कीम
स्वच्छ भारत अभियान पर काम कर चुके हैं। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन के बेरी हैं। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया या नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक है। यह दिशात्मक और नीतिगत इनपुट प्रदान करता है। नीति आयोग भारत सरकार के लिए फंक्शनल और दीर्घकालिक पॉलिसीज और कार्यक्रमों को डिजाइन करने के साथ साथ केंद्र और राज्यों को तकनीकी सलाह भी देता है। नीति आयोग की शासी परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं और इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। नीति आयोग को सहयोग मुहैया कराने के लिए इसके साथ एक अटैच्ड ऑफिस DMEO यानी डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा एक ऑटोनॉमस बॉडी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी काम करती है। नीति आयोग की सभी गतिविधियों को 4 मेन टाइटल्स में डिवाइड किया जा सकता है। इसमें पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन थिंक टैंक और नॉलेज एंड इनोवेशन हब शामिल है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व में बाई एनुअल वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग एक्सरसाइज की शुरुआत की गई है। इसका मकसद सत्यमंगलम की सभी 10 रेंजेस में मौजूद कार्निवोरस और हर्बीवोरस का अनुमान लगाना है। इस दौरान पग मार्क्स, डंग, कार्कस ऑफ एनिमल्स, ट्री बार्क पिलिंग्स और वनस्पतियों में ग्रास, हर्ब्स, सेजेस स्पीशीज और ट्री स्पीशीज की रिकॉर्डिंग की जाएगी। इस डेटा को M स्ट्राइप्स यानी मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस में रिकॉर्ड किया जाएगा, जिसे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा एनालाइज किया जाएगा। तमिलनाडु के ईरोड जिले में स्थित सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी को साल 2013 में टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व नीलगिरी और पूर्वी घाट के बीच एक महत्वपूर्ण लिंक है। तमिलनाडु में कुल 5 टाइगर रिजर्व हैं। सत्यमंगलम के अलावा कलक्कड़ मुंदथुरई, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, मुदुमलई और श्री विल्लीपुथुर मेघमलई टाइगर रिजर्व स्थित हैं। जनवरी 2022 में इसे T x2 अवार्ड से नवाजा गया था। इसमें 2010 के मुकाबले टाइगर्स की संख्या दोगुनी हो जाने की वजह से ये अवार्ड दिया गया। केंद्र सरकार ने नितिन गुप्ता को CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का चेयरमैन बनाया है। गौरतलब है कि CBDT प्रत्यक्ष करों के लिए नीति तैयार करने वाली शीर्ष संस्था है। CBDT एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 के तहत काम करती है। इसमें चेयरमैन के अलावा 6 सदस्य होते हैं। CBDT के इतिहास की बात करें तो यह सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1924 के तहत अस्तित्व में आया था। शुरुआत में इसके पास प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह के टैक्सेस की जिम्मेदारी थी, लेकिन दबाव जब बढ़ा, दबाव बढ़ने के बाद इसे 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। 1 जनवरी 1964 से 2 बोर्ड अस्तित्व में आ गए। इन्हें सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स नाम दिया गया। कनाडा के यूकोन इलाके में स्थित क्लोंडाइक गोल्ड फील्ड्स में गोल्ड माइनर्स को खुदाई के दौरान ममिफाइड बेबी वूली मैमथ मिला है। बेबी मैमथ का यह अवशेष 30,000 साल पुराना यानी हिमयुग के दौर का बताया जा रहा है। पर्माफ्रॉस्ट में जमने के कारण इसके पैरों के नाखून, बाल, पेट, सूंड, आंतें आदि सब कुछ सुरक्षित हैं। जांच के मुताबिक यह जीव एक मादा है। गौरतलब है कि पर्माफ्रॉस्ट धरती की सतह के नीचे का वो हिस्सा है जिसका तापमान 2 साल या उससे ज्यादा वक्त तक 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। यूकोन के विशेष समुदाय के लोगों ने हान भाषा में इसका नाम ननचोगा रखा है, जिसका अर्थ होता है बिग बेबी एनिमल। मैमथ हाथियों के एक विलुप्त समूह से संबंधित हैं, जिनके जीवाश्म प्लेस्टोसीन युग में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका को छोड़कर हर महाद्वीप में तथा लेटर अर्ली होलोसीन युग में उत्तरी अमेरिका में पाए गए। करीब 4000 साल पहले ये विलुप्त हो गए थे। इससे पहले 1948 में अलास्का में एक पार्शियल मैमथ काफ मिला था, लेकिन ननचोगा को उत्तर अमेरिका में मिलने वाला अब तक का सबसे पूर्ण या संरक्षित मैमथ माना जा रहा है। गूगल के सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने एक नए स्पाईवेयर पर चिंता जाहिर की है। हर्मिट नाम के इस स्पाईवेयर ने इटली और कजाकिस्तान में एंड्रॉयड और iOS यूजर पर हमला किया है। यह स्पाईवेयर यूजर के डेटा को ब्लॉक कर देता है। अनब्लॉक करने के एवज में एक ऐप को डाउनलोड करने की लिंक मैसेज के जरिए भेजी जाती है। यूजर द्वारा ऐप डाउनलोड करने पर सेंसिटिव डेटा को कंट्रोल कर लिया जाता है।
आपको बता दें कि स्पाईवेयर एक ऐसा मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो आपके फ़ोन से बिना आपके कंसेंट के डेटा को कलेक्ट करता है, साथ ही उसे किसी थर्ड पार्टी को भेज देता है। कुछ स्पाईवेयर को लीगल या वैध भी माना जाता है। ये डेटा को कमर्शियल पर्पस से यूज़ करते हैं। स्पाईवेयर को आमतौर पर 4 प्रकार में बांटा जा सकता है। इनमें ट्रोजन, एडवेयर, ट्रैकिंग कुकीज फाइल्स और की लॉगर्स शामिल हैं। पुणे में स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के वैज्ञानिकों ने बताया है कि डेंगू और चिकनगुनिया के साथ साथ जीका वायरस अब उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी फैलने लगा है जहां वह पहले कभी नहीं पाया गया। जीका वायरस संक्रमण जीका वायरस से होने वाली मॉस्किटो बॉर्न बीमारी है। जीका वायरस फ्लवेरिडेवायरस परिवार से है जो दिन के समय सक्रिय रहते हैं। 1947 में इस बीमारी का पता चला था। यह एडीज मच्छर के काटने से फैलता है, जिनमें मुख्यतः एडीज एजिप्टी और एडीज एल्बोपिक्टस शामिल हैं। इसके लक्षण डेंगू बुखार की ही तरह होते हैं। अधिकांश मामलों में कोई लक्षण नहीं दिखते। 2016 में गुजरात में इसके कुछ मामले सामने आए थे। फिर तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी इसका प्रकोप दिखने लगा। 2021 में दिल्ली, झारखंड, पंजाब, तेलंगाना, केरल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में भी मामले सामने आने लगे। गौरतलब है कि यह वायरस धीरे धीरे पूरे देश में फैल रहा है, जिसमें 2018 में पाया गया राजस्थान ZIKV स्ट्रेन सबसे डोमिनेंट है। रिसर्चर्स के मुताबिक इसके डायग्नोसिस के लिए रिलायबल टेस्ट्स विकसित करने होंगे। कोविड-19 RT-PCR टेस्टिंग लेबोरेटरीज को ZIKV टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल में लिया जा सकता है। साथ ही साथ इसे फैलाने वाले वेक्टर एडीज मच्छर को खत्म करने के तरीके अपनाने होंगे और सुरक्षित और कारगर वैक्सीन्स विकसित करनी होंगी जो गर्भवती महिलाओं को लगाई जा सके। भारत में 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लागू हो जाएगा। आइडेंटिफाइड सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों में ईयरबड्स विथ प्लास्टिक स्टिक्स फॉर बलून्स, प्लास्टिक फ्लैग्स, कैंडी स्टिक्स, आइस क्रीम स्टिक्स, पॉलिस्टीरीन या थर्मोकोल फॉर डेकोरेशन, प्लास्टिक प्लेट्स, कप्स, ग्लासेस, कटलरी सच एज फॉक्स, स्पून्स, knives, straw trays, wrapping or packing films around sweet boxes, invitation cards, cigarette packets, 100 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक या PVC बैनर्स शामिल हैं। इनमें ऐसे प्रोडक्ट शामिल होंगे जिनकी उपयोगिता कम और कचरे की उत्पादकता अधिक है। सिंगल यूज प्लास्टिक जमीनी और मरीन इकोसिस्टम पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। गौरतलब है कि साल 2019 में आयोजित हुई यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली की बैठक में भारत ने इस संबंध में रेजोल्यूशन पारित किया था। 30 सितंबर 2021 से प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021 भी 75 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक बैग्स के निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग को बैन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वे नेहरू गांधी परिवार के बाहर पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। वे दक्षिण भारतीय मूल के पहले प्रधानमंत्री थे। उन्हें LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के सुधारों के लिए जाना जाता है। वे पहले गैर हिंदी भाषी प्रधानमंत्री थे और वर्तमान तेलंगाना के वारंगल से ताल्लुक रखते थे। नई आर्थिक सुधार नीति में राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, मूल्य निर्धारण नीति, विदेशी नीति, औद्योगिक नीति, विदेशी विनियोग नीति, व्यापार नीति और सार्वजनिक क्षेत्र नीति शामिल थे। इसके तहत सरकार ने जो कदम उठाए थे, इनमें सार्वजनिक व्यय को सख्ती से नियंत्रित करना, कर और कर भिन्न राजस्व को बढ़ाना, केंद्र और राज्य सरकारों पर राजकोषीय अनुशासन लागू करना और अनुदान राशि में कटौती करना इत्यादि शामिल थे। हर साल 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है। इस साल की थीम डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रखी गई है। गौरतलब है कि 29 जून को प्रशांत चंद्र महालनोबिस की बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है। देश की सांख्यिकी और इकोनॉमिक प्लानिंग में योगदान देने के लिए सरकार ने इस दिन को नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे के तौर पर मनाने का निर्णय किया था। PC महालनोबिस का जन्म साल 1893 में कलकत्ता में हुआ था। उन्होंने कलकत्ता में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी।
इसके अलावा सांख्य नाम से जर्नल निकाला था। आपको बता दें कि भारत में आर्थिक नियोजन की वास्तविक शुरुआत दूसरी पंचवर्षीय योजना से मानी जाती है। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर ही आधारित थी। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने बताया कि चीन के बैंकों के एक संघ ने पाकिस्तान को 2.3 अरब अमेरिकी डॉलर के पुनः वित्त पोषण पर सहमति जताई है। कुछ ही दिनों पहले फ्रांस ने भी पाकिस्तान के साथ एक समझौता किया था और G20 डेट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव के तहत पाकिस्तान द्वारा लिए गए 10 करोड़ 70 लाख अमेरिकी डॉलर के लोन को सस्पेंड कर दिया था। इससे पहले चीन ने पाकिस्तान द्वारा लिए गए 4.5 अरब अमेरिकी डॉलर के कर्ज को रोल ओवर कर दिया था, जो इस साल मार्च महीने में पाकिस्तान द्वारा चुकाया जाना था, और 2019 में 2.5 अरब अमेरिकी डॉलर की सहायता की थी, जिससे कि पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हो सके। श्रीलंका के बाद पाकिस्तान भारतीय उपमहाद्वीप का ऐसा दूसरा देश है जो चीन के भारी निवेश और कर्ज के नीचे डूब रहा है। पूर्व में सऊदी अरब भी पाकिस्तान की मदद के लिए 8 अरब अमेरिकी डॉलर देने की सहमति जता चुका है। 23 जून को हुए 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पूर्ण परामर्श और आम सहमति से नए देशों को ब्रिक्स में शामिल करने पर चर्चा हुई। इसके चलते ईरान और अर्जेंटीना ने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। बताया जा रहा है कि शिखर सम्मेलन से पहले सऊदी अरब ने भी समूह में शामिल होने में रुचि जताई थी। गौरतलब है कि इस साल आयोजित हुए वर्चुअल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता चीन ने की थी, जहां उसने ब्रिक्स ब्लॉक के विस्तार के मुद्दे को उठाया था। चीन ने उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों को ब्रिक्स में रखने का प्रस्ताव रखा है। इनमें ईरान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, इजराइल, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देश शामिल हैं। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक कई देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए अपना इंटरेस्ट दिखाया है। बीते दिनों G7 समिट जर्मनी में आयोजित हुई। इस मौके पर PGII यानी पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट लॉन्च किया गया। इसका मकसद 2027 तक $600 बिलियन के फंड को मोबिलाइज करना है। इस फंड को सस्टेनेबल और गुणवत्ता वाले अवसंरचना प्रोजेक्ट्स में निवेश किया जाएगा। PGII को G7 की चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की काउंटर स्ट्रेटजी के तौर पर देखा जा रहा है। साल 2021 में USA ने G7 पार्टनर्स के साथ मिलकर B3W की अवधारणा लॉन्च की थी। B3W से मतलब है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। इसका मकसद विकासशील देशों में $40 ट्रिलियन के अवसंरचना गैप को खत्म करना था। PGII एक तरह से B3W का रीलॉन्च है। PGII को 4 मुख्य पिलर्स पर आधारित बताया जा रहा है। इनमें पहला है जलवायु परिवर्तन से निपटना और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना। दूसरा है डिजिटल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट्स, मसलन 5G और 6G। वहीं तीसरा है एडवांस जेंडर इक्वालिटी, लैंड इक्वालिटी, और चौथे में वैश्विक स्वास्थ्य अवसंरचना की बात की गई है। G7 दुनिया के 7 विकसित देशों का एक ग्रुप है जिसमें अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूके शामिल हैं। यूरोपियन यूनियन भी इसकी बैठकों में शामिल होता है। सीनियर एडवोकेट के वेणुगोपाल केंद्र सरकार के अनुरोध पर 3 महीने तक अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया के पद पर बने रहेंगे। उनका कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो रहा है। गौरतलब है कि उन्हें इस पद पर साल 2017 में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया था। अटॉर्नी जनरल देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 देश में अटॉर्नी जनरल के पद का प्रोविजन करता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसके अलावा शर्त है इस पद पर नियुक्त होने वाला व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो। इसके कामों की बात करें तो यह ऐसे कानूनी मसलों पर भारत सरकार को सलाह देने का काम करता है जो राष्ट्रपति द्वारा उसे सौंपे जाते हैं। साथ ही भारत सरकार की ओर से सभी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय में या किसी भी उच्च न्यायालय में किसी भी मामले में जिसमें भारत सरकार का संबंध है उसमें वो उपस्थित होता है। इसके अलावा वह संविधान या किसी अन्य कानून द्वारा सौंपे गए कामों के लिए जिम्मेदार है। अटॉर्नी जनरल के पास संसद के दोनों सदनों की प्रोसीडिंग्स में भाग लेने का अधिकार होता है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित उद्यमी भारत कार्यक्रम में शामिल हुए। यहाँ उन्होंने बहुत सी योजनाओं की शुरुआत की। लगभग 6,000 करोड़ रुपए के खर्च पर रैंप यानी रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस स्कीम की शुरुआत की गई। इसका मकसद मौजूदा योजनाओं के प्रभाव में वृद्धि करना और राज्यों में MSME यानी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटी और कवरेज को बढ़ाना है।
कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर्स स्कीम भी शुरू की गई, जो एमएसएमई को वैश्विक बाजार के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के उत्पादों और सेवाओं के लिए प्रोत्साहित करेगी। साथ ही प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में नई विशेषताओं की भी शुरुआत की गई। इसके तहत विनिर्माण क्षेत्र के लिए अधिकतम परियोजना लागत को 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया गया है। साथ ही आकांक्षी जिलों के आवेदकों और हाई सब्सिडी प्राप्त करने के लिए विशेष श्रेणी के आवेदकों में ट्रांसजेंडर को भी शामिल किया गया है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री द्वारा 2022-23 के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लाभार्थियों को डिजिटल रूप से सहायता हस्तांतरित की गई और एमएसएमई आइडिया हैकाथॉन 2022 के परिणामों की घोषणा की गई। राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 का भी वितरण किया गया और आत्मनिर्भर भारत कोष में 75 एमएसएमई को डिजिटल इक्विटी सर्टिफिकेट जारी किए गए। गौरतलब है कि एमएसएमई देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 29% का योगदान करते हैं। लगभग 12 करोड़ लोगों की आजीविका इस क्षेत्र पर निर्भर करती है। हर साल 30 जून को वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन दुनिया भर में कई कार्यक्रमों द्वारा लोगों को एस्टेरॉयड्स के संकटों के बारे में जागरूक किया जाता है। साथ ही क्षुद्र ग्रहों के संसाधनों के उपयोग पर भी चर्चा की जाती है। एस्टेरॉयड्स खगोलीय पिंड होते हैं जो ग्रहों की तरह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इनका आकार ग्रहों से छोटा और उल्का पिंडों से बड़ा होता है। इनका व्यास 10 मीटर से 530 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। ये मार्स और जुपिटर के बीच एक एस्टेरॉयड बेल्ट के रूप में उपस्थित होते हैं। कहा जाता है कि 30 जून 1908 को रूसी साइबेरिया में तुंगुस्का नदी के पास एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था, जिसे तुंगुस्का प्रभाव कहा गया। रिपोर्ट्स के अनुसार एस्टेरॉयड का प्रभाव इतना तेज था कि 2150 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में अनुमानित 80 मिलियन पेड़ खत्म हो गए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने दिसंबर 2016 में इस घटना को याद रखने के लिए हर वर्ष 30 जून को वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे मनाने की घोषणा की। गौरतलब है कि दुनिया भर के वैज्ञानिक खनिजों के लिए एस्टेरॉयड माइनिंग व एस्टेरॉयड पर मौजूद पानी से रॉकेट फ्यूल बनाने की संभावनाओं पर कार्य कर रहे हैं। नासा ने हाल ही में कैपस्टोन नामक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। इसी के साथ नासा द्वारा एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजने के लिए आर्टेमिस मिशन की शुरुआत हो गई है। बताया जा रहा है कि यह स्पेसक्राफ्ट माइक्रोवेव ओवन के आकार का है और इसका वजन 25 केजी है। इसे अमेरिकी कंपनी रॉकेट लैब के इलेक्ट्रॉन बूस्टर रॉकेट द्वारा न्यूजीलैंड के माहिया प्रायद्वीप से लॉन्च किया गया है। यह हेलो ऑर्बिट में चंद्रमा की परिक्रमा करेगा और लूनर गेटवे का इस्तेमाल से पहले कक्षा में स्थिरता, ऑपरेशनल पावर आदि प्रक्रियाओं की पुष्टि करेगा। लूनर गेटवे चांद के चारों तरफ घूमने वाला स्पेस स्टेशन है जो नासा के आर्टेमिस मिशन का हिस्सा है। यहाँ एस्ट्रोनॉट्स चंद्रमा की सतह पर जाने से पहले और बाद में रुकेंगे। इसे 2024 में लॉन्च किया जाएगा। साल 2009 से चंद्रमा का चक्कर लगा रहा नासा का लूनर रिकॉनेजेंस ऑर्बिटर कैपस्टोन के लिए रेफरेंस पॉइंट की तरह काम करेगा। गौरतलब है कि इससे पहले कभी भी अंतरिक्ष में किसी स्पेसक्राफ्ट ने हेलो ऑर्बिट में चक्कर नहीं लगाया है। ये पाथ चांद और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बैलेंस पॉइंट पर होगा। कैपस्टोन 6 महीने इस तरह चक्कर लगाएगा और फिर इसे चांद की सतह पर क्रैश कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि यह अभी लो अर्थ ऑर्बिट में है और इसे अपनी निर्धारित चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने में 4 महीने और लगेंगे। कौशल विकास मंत्री के मुताबिक 15 जुलाई को युवा कौशल दिवस के मौके पर स्किल कनेक्ट नाम के रीडिजाइंड वेब पोर्टल को लॉन्च किया जाएगा। पहले यह युवा विकास विभाग द्वारा लॉन्च किया गया था। इसे और ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए अब फिर से इसे डिज़ाइन किया गया है। यह पोर्टल नौकरी की तलाश करने वालों को एक मंच पर नियोक्ताओं के साथ जोड़ने का प्रयास है। स्किल गैप को कम करने के लिए सरकार कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रही है। इससे इंडस्ट्री की मांग और बच्चों द्वारा हासिल किए गए कौशल के बीच होने वाला मिसमैच घट जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा सीखना मैंडेटरी किया गया है। कर्नाटक देश का पहला राज्य है जिसने बच्चों को कौशल प्रदान करने के लिए नैस्कॉम के साथ समझौता किया है। आपको बता दें कि कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता, कौशल ब्यौरा और अन्य जानकारी अपलोड कर कौशल कनेक्ट फोरम पोर्टल पर पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन कर सकता है। इसी तरह एम्प्लॉयर भी अपनी आवश्यकता और उपलब्धता के मुताबिक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा सकता है। यदि कोई व्यक्ति बेरोजगार है तो उसे स्किल प्रदान किया जाएगा और फिर नौकरी पाने के लिए सक्षम बनाया जाएगा।
खबर देखते हैं। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने हैं। उन्हें महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने शपथ दिलाई। देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र की नई सरकार का ट्रस्ट वोट 2 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। गौरतलब है कि एकनाथ शिंदे सहित शिवसेना के 39 एमएलए ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। अब नई सरकार बीजेपी और 11 इंडिपेंडेंट एमएलए के साथ मिलकर बनी है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र पश्चिमी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में स्थित एक बड़ा राज्य है। दक्कन पठार का एक बड़ा हिस्सा महाराष्ट्र के हिस्से आता है। महाराष्ट्र क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। महाराष्ट्र अपनी सीमा पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में कर्नाटक, गोवा, दक्षिण पूर्व में तेलंगाना, पूर्व में छत्तीसगढ़, उत्तर में गुजरात और मध्य प्रदेश से साझा करता है। वहीं संघ शासित प्रदेश दमन दीव और दादर व नागर हवेली इसके उत्तर पश्चिम में स्थित है। स्मार्टफोन ब्रांड ग्रामीण ने सोलर चार्जिंग सपोर्ट वाली दुनिया की पहली डेडिकेटेड जीपीएस स्मार्ट वॉच फोररनर 955 सोलर को भारत में लॉन्च किया है। साथ ही कंपनी ने फोररनर 255 सीरीज भी लॉन्च की है। भारत में रनिंग के प्रति बढ़ते हुए क्रेज को देखकर ये ट्राइएथलॉन रेडी स्मार्ट वॉचेस बहुत सारे ट्रेनिंग फीचर्स के साथ खासतौर पर रनर्स और एथलीट्स के लिए डिजाइन की गई हैं। फोररनर 955 सोलर स्मार्ट वॉच में पावर ग्लास सोलर चार्जिंग लेंस का इस्तेमाल किया गया है, जो जीपीएस मोड में 49 घंटे तक और स्मार्ट वॉच मोड में 20 दिनों तक बैटरी बैकअप देगा। इसमें मल्टी बैंड जीपीएस और HRV स्टेटस यानी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी स्टेटस जैसे नए फीचर्स के साथ साथ मौसम की जानकारी और हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स जैसे पल्स ऑक्सीमीटर, मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रेगनेंसी ट्रैकिंग, नोटिफिकेशन आदि भी दिए गए हैं। फोररनर 255 सीरीज को भी अपडेट कर इसके 2 नए मॉडल निकाले गए हैं। ये 2 नए मॉडल हैं फोररनर 255S बेसिक और फोररनर 255 म्यूजिक। ये दोनों स्मार्ट वॉच मोड में 14 दिनों और जीपीएस मोड में 30 घंटे की बैटरी लाइफ देंगी। फोररनर 955 सोलर स्मार्ट वॉच के माध्यम से दुर्घटना होने पर चूज किए गए इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर पर लाइव लोकेशन भेजी जा सकती है। इसमें दुर्घटना डिटेक्ट कर ऑटोमेटिकली मैसेज भेजने का ऑप्शन भी उपलब्ध है। हाल ही में नेचर फूड जर्नल में प्रकाशित एक शोध के मुताबिक यूसी रिवरसाइड और यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर के वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस के माध्यम से पौधों को अंधेरे में उगाने की एक ऐसी पद्धति विकसित की है जो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से खाद्य पदार्थ तैयार कर सकती है। इस प्रक्रिया में वैज्ञानिकों ने एक 2 स्टेप इलेक्ट्रोकैटालिटिक प्रोसेस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, इलेक्ट्रिसिटी और पानी को एसीटेट में बदला। खाद्य पदार्थ बनाने वाले जीव इस एसीटेट का उपयोग कर अंधेरे में पनपते हैं। इसके लिए इलेक्ट्रोलाइजर का इस्तेमाल किया गया। इलेक्ट्रोलाइजर वह उपकरण होता है जो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कच्चे पदार्थों को उपयोगी अणुओं और उत्पादों में बदलता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस तकनीक से विविध प्रकार के फूड प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म्स जैसे कि ग्रीन एल्गी, यीस्ट और फंगल माइसेलियम को अंधेरे में विकसित किया जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी से उगाई गई एल्गी फोटोसिंथेसिस द्वारा विकसित एल्गी से 4 गुना ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट होती है। वैज्ञानिकों ने इस टेक्निक से लोबिया, टमाटर, चावल व मटर आदि उगाने का प्रयास भी किया और पाया कि ये सभी पौधे भी अंधेरे में एसीटेट माध्यम से कार्बन ग्रहण कर अपना भोजन खुद बना सकते हैं और विकसित हो सकते हैं। आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस ने सूर्य पर निर्भरता घटाकर विषम परिस्थितियों में पौधों को उगाने के रास्ते खोल दिए हैं। यह दुनिया की खाद्य समस्या का एक कारगर हल हो सकता है। इसरो ने पोएम यानी PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल लॉन्च किया है। पोएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि फाइनल स्टेज में इन ऑर्बिट एक्सपेरिमेंट करने में मदद करेगा। इस फाइनल स्टेज की इंपॉर्टेंस समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि ये इसरो के वर्तमान फॉर्मेट से कैसे अलग है। वर्तमान में PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का यूज होता है। इसमें 4 स्टेज होते हैं। इसमें से 3 स्टेज अपना काम करने के बाद समुद्र में, जबकि आखिरी स्टेज में सैटेलाइट लॉन्च होने के बाद स्पेस जंक बचता है। वहीं पोएम में लास्ट स्टेज को एक्सपेरिमेंट करने के लिए यूज किया जाएगा। पोएम में एक नेविगेशन, गाइडेंस एंड कंट्रोल सिस्टम है जो कि इसके स्टेबलाइजेशन और एक्यूरेसी मेंटेन करने का काम करेगा। इसमें पावर के लिए सोलर पैनल्स और लिथियम आयन बैटरी लगाई गई है। भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर ऊर्जा परियोजना को फाइनली ऑपरेशनल कर दिया गया है।
100 मेगावाट की क्षमता वाले इस प्लांट को तेलंगाना के रामागुंडम में लगाया गया है। इसमें पर्यावरणीय लिहाज से फ्रेंडली तकनीक का प्रयोग किया गया है। इसकी शुरुआत के साथ ही भारत के दक्षिणी क्षेत्र में फ्लोटिंग सोलर पावर कैपेसिटी 217 मेगावाट हो गई है। पर्यावरण के लिहाज से सबसे बड़ा फायदा यह है कि मिनिमम लैंड रिक्वायरमेंट है इसमें, जो कि वाटर बॉडी पर सोलर पैनल लगाने से पूरी हो रही है। इसके अलावा पानी के ऊपर सोलर पैनल होने से इवेपोरेशन रेट भी कम हो जाती है, जो कि वाटर कंजर्व करने का एक बेहतर तरीका है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में दुनिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। इसकी क्षमता 600 मेगावाट होगी। इसका निर्माण केंद्र सरकार की अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क्स योजना के तहत किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के खंडवा में स्थित ओंकारेश्वर एक बहुउद्देशीय परियोजना है। वर्तमान में यहां पर सिंचाई और जल विद्युत के उत्पादन जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक नए अनमैन्ड एरियल व्हीकल की पहली परीक्षण उड़ान या टेस्ट फ्लाइट को सक्सेसफुली परफॉर्म किया। ये टेस्ट फ्लाइट कर्नाटक के चित्रदुर्ग में स्थित एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज से परफॉर्म की गई थी। ये यूएवी एक ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है। इसे डिजाइन और विकसित बेंगलुरु स्थित एडीई यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा किया गया है। एडीई डीआरडीओ की ही एक प्रीमियर रिसर्च लैब है। आपको बता दें कि डीआरडीओ रक्षा मंत्रालय के तहत रिसर्च और डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम करने वाली एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है। इसका गठन साल 1958 में हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। जी सतीश रेड्डी इसके चेयरमैन।